एक कहानी है कनाडा के टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट की, जहां एक चोर सन 1985 से सन 2000 के बीच 15 साल तक उस एयरपोर्ट से चोरियां करता रहा और पुलिस भी इन 15 सालों में उस तक नहीं पहुंच पाई। उसने अपनी इस चोरियों को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि पुलिस हर सीसीटीवी फुटेज, हर एंगल को खंगालती रही। यहाँ तक कि पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट भी इस चोर को पकड़ने के लिए लगा दिया, मगर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 15 सालों में उसने जो भी सामान चोरी किया उसकी कीमत $4 मिलियन तक पहुंच गई। कहानी शुरू होती है पियर्सन एयरपोर्ट से, जो कनाडा का सबसे बड़ा और सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसी वजह से इस एयरपोर्ट के पास सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल, जहां दिन भर में हजारों शिपमेंट का आना जाना लगा रहता है और ये सिलसिला 24 घंटे लगातार चलता रहता है। इस कार्गो टर्मिनल में दुनिया की लगभग हर चीज मौजूद थी, खाने पीने से लेकर कपड़ों तक और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हर कीमती सामान, हर चीज इस टर्मिनल से ही होकर गुजरती थी। इसलिए पियर्सन एयरपोर्ट में वहां के सिक्योरिटी में लगभग 100 पुलिस वाले और 20 पुलिस डॉग्स को लगा रखा था। वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अगर वहां कोई चोरी भी करना चाहता तो फौरन पकड़ा जाएगा। और यही वजह थी कि कई छोटी मोटी चोरियां करने की वजह से वहां कई वर्कर या तो नौकरी से निकाल दिए गए या उन्हें जेल भेज दिया गया। मगर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी एक शख्स था जो इस कार्गो टर्मिनल से लगभग 15 साल तक चोरियां करता रहा और एक $1600 महीने कमाने वाला मामूली वर्कर से एक मिलियनर बन गया। हालांकि इस चोर ने अपनी चोरियों की शुरुआत सन 1985 से कर दी थी, मगर पियर्सन एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी भनक 1992 में लगनी शुरू हुई। ये बात काफी चौंकाने वाली थी कि ये चोरियां पिछले 7 सालों से हो रही थी और एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अब शक होना शुरू हुआ था कि उनके कार्गो टर्मिनल से कीमती सामान गायब हो रहा है। छानबीन करने पर यह पता चला कि उनके कार्गो टर्मिनल से कैमरा, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और साथ ही साथ कई कीमती सामान भी गायब है, जिनकी कीमत लगभग $3 मिलियन के आसपास है। ये देखकर उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है और एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फौरन हरकत में आते हैं और अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। पर पुलिस को एक सवाल बार बार परेशान कर रहा था और वो ये था कि आखिर ये चोर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी एयरपोर्ट से कैसे निकल जाते हैं, वो भी बिना किसी को शक हुए और बिना किसी को पता चले, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एयरपोर्ट के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और वहाँ के गार्ड्स भी बिना आईडी कार्ड चेक किए किसी को भी न तो कार्गो टर्मिनल के अंदर जाने देते और न ही बाहर आने देते। पुलिस ने अपनी तहकीकात के दौरान सिक्योरिटी डबल कर दी और कार्गो टर्मिनल में काम करने वाले की आईडी के साथ साथ उसकी पॉकेट, उनके लंच बॉक्स और उनके बैग्स भी चेक किए जाने लगे और साथ ही साथ नए सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किए गए, जिन पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी। मगर न तो ये चोरियां रुकी और न ही पुलिस के हाथ कुछ लगा और इसी तरह सालों तक इस कार्गो टर्मिनल से कीमती सामान गायब होता रहा। चूँकि कार्गो टर्मिनल बहुत बड़ा था, इसलिए वहाँ हजारों शिपमेंट रोज आते जाते थे और 90 के दशक में इन्वेंट्री स्टोरेज सिस्टम भी नहीं था। मतलब जो भी शिपमेंट आते थे उन्हें कैटेगरी के हिसाब से वेयर हाउस के कोने में ले जाकर रख दिया जाता था, मगर उनका कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम या रजिस्टर में नोट नहीं किया जाता था। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चोरी का इतने सालों बाद पता चला। पुलिस को भी इस चोरी की खबर इतनी देर से मिली कि उन्हें लगने लगा कि अगर चोरी का कोई सबूत भी होगा तो वो भी अब तक गायब हो चुका होगा और पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था। तब पुलिस ये फैसला करती है कि वो अब सीधा कार्गो टर्मिनल के वर्कर से पूछताछ करेगी। मगर वहाँ काम करने वाले वर्कर सालों से एक साथ काम कर रहे थे और अब वो एक फैमिली, एक गैंग की तरह बन चुके थे। पुलिस ने जब उनसे घुमा फिरा के सवाल किया तब भी उन सब का जवाब एक जैसा ही होता। इस बात ने पुलिस को बहुत परेशान कर दिया और इस पूछताछ से भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तब पुलिस एक थ्योरी पर पहुंचती है कि एयरपोर्ट के अंदर एक पूरा क्रिमिनल गैंग इन चोरियों को अंजाम दे रहा है, वो भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से। पुलिस को ये भी लगता है कि ये गैंग एयरपोर्ट के हायर अथॉरिटी के साथ मिलकर इन चोरियों को अंजाम दे रहा है। इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट के हर रास्ते, हर कैमरा एंगल, हर सिक्योरिटी चेक के बारे में पता है, जिसकी वजह से वो आसानी से बच निकलते हैं। और इस पूरी चोरी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर, मैनेजर और ट्रक ड्राइवर सब इनका साथ दे रहे हैं। मगर जब पुलिस को इन चोरों के बारे में पता चलता है तब उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। न तो ये चोर कोई सुपरवाइजर था, न डायरेक्टर था जिसे एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे के बारे में पता था, और न ही कोई क्रिमिनल गैंग, बल्कि एक ट्रक ड्राइवर था जिसने इन सारी चोरियों को अकेले अंजाम दिया। इस ट्रक ड्राइवर का नाम था हो ला मोंग, जो वियतनाम का रहने वाला था और सन 1980 में अपनी जेब में $50 लेकर कनाडा के शहर टोरंटो आ गया था। उसका कनाडा आने के पीछे बस एक ही मकसद था और
वो ये था कि उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अमीर बनने के लिए उसे लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शन बनाने होंगे, इसलिए वो जिससे भी मिलता उससे बहुत प्यार से और मुस्कुरा के पेश आता और इसलिए उसकी दोस्ती लोगों से बहुत जल्दी हो जाती। कुछ समय बाद हो ला मोंग की मुलाकात टेरेसा से होती है। टेरेसा भी वियतनाम की ही रहने वाली थी और कनाडा आकर बस गई थी। कुछ ही मुलाकातों के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद हो ला मोंग टेरेसा के साथ उसके घर में रहने लगा, जहाँ वो अपने सौतेले बेटे बेनी के साथ रहती थी। टेरेसा एक शिपिंग कंपनी में काम करती थी और उसी की मदद से हो ला मोंग को शिपिंग कंपनी में एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी, जिसका काम था पियर्सन एयरपोर्ट से कार्गो शिपमेंट अपने ट्रक में लोड करना और उन्हें शहर में उनके मालिकों तक पहुंचाना। और इसके लिए उसकी जो तनख्वाह तय हुई थी वो थी $1600 हर महीना, जो कि हो ला मोंग के लिए बहुत छोटी रकम थी उसके सपनों के आगे। हो ला मोंग जो कि सारे कार्गो का सामान खुद ही हर पते पर पहुंचाता था, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा बहुत अच्छी तरह हो गया था कि इन कार्गो शिपमेंट में जो भी सामान होता है उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और तब उसके दिमाग में इस कीमती सामान को चोरी करने का वो अनोखा तरीका आता है जिसने 15 साल तक पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी को नचा कर रख दिया। पर हो ला मोंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो इन कार्गो में से अगर डायरेक्ट चोरी करता है तो पकड़ा जाता, और तभी वो फैसला करता है कि वो पियर्सन एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल के अंदर जाकर वहां से चोरी करेगा। मगर न तो उसके पास आईडी कार्ड था और न ही वो उस एयरपोर्ट पे काम करता था, पर वहाँ बिना आईडी कार्ड दिखाए किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता था। और जो लोग वहाँ काम करते थे उन्हें अपना आईडी कार्ड हर समय अपने गले में पहन कर रखना होता था, और इसी वजह से उसे अपना ट्रक लेकर उस वेयर हाउस के बाहर इंतजार करना पड़ता था, जहां वर्कर्स अंदर से कार्गो शिपमेंट लाते और उस ट्रक में लोड कर देते। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हो ला मोंग लोगों से कनेक्शन बनाने में बहुत माहिर था, और इसलिए उसने वेयर हाउस में काम करने वाले वर्कर्स जो उसके ट्रक में सामान लोड करने आते थे उनसे भी बहुत अच्छे कनेक्शन बना लिए थे। इसलिए उसने कई बार उन्हें छोटे मोटे तोहफे दिए और अपने घर पर उन्हें खाने के लिए बुलाया। इससे वर्कर्स और हो ला मोंग के बीच की दोस्ती काफी गहरी हो गई। हो ला मोंग अपने कनेक्शन और दोस्ती बनाने के साथ साथ इस बात पर भी खास नजर रखे हुआ था कि इन वर्कर्स में से किसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है, किसकी सैलरी सबसे कम है और किसके सर पर लोन है जो उन्हें चुकाना है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो वर्कर इन हालात से गुजर रहे होंगे वो बहुत आसानी से रिश्वत लेने के लिए राजी हो जाएंगे। एक सुबह एक वर्कर हो ला मोंग के ट्रक में कार्गो शिपमेंट लोड कर रहा था, तभी हो ला मोंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो बिना किसी को बताए उसके ट्रक में कुछ एक्स्ट्रा शिपमेंट लोड कर दे और बदले में वो उसे $2000 देगा। वो वर्कर उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है, और चूंकि उसे उसकी तनख्वाह से ज्यादा पैसे एक ही बार में मिल रहे थे इसलिए वो फौरन इस काम के लिए राजी हो जाता है। वो वर्कर ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि कार्गो टर्मिनल इतना बड़ा है कि वहाँ से कुछ भी शिपमेंट गायब भी होते रहेंगे तब भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हो ला मोंग की चोरी का ये वो पहला कदम था जो उसने कामयाबी के साथ आगे बढ़ा लिया। अब वो वापस अपने घर आता है और उस कार्गो शिपमेंट को खोलता है जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा हुआ था और लगभग उसकी कीमत $1,00,000 थी। ये वो पहली चोरी थी जिसमें हो ला मोंग ने सिर्फ $2000 देकर $1,00,000 का सामान गायब कर दिया था। अब हो ला मोंग के लिए जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बेचना, जिसके लिए उसे खरीदार ढूंढना था, और फिर वो इस चोरी किए हुए सामान को कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मार्केट से कम दाम में बेच देता है। और इसी तरह दोबारा वो फिर से रिश्वत देकर एक कार्गो शिपमेंट अपने ट्रक में लोड करवा लेता है, मगर इस बार उसमें इलेक्ट्रॉनिक की जगह कपड़े निकलते हैं। हालांकि उनकी कीमत इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी नहीं थी, मगर फिर भी उसने जो रिश्वत दी थी उससे कई ज्यादा का सामान था उसमें, और वो उसे भी मार्केट से कम दाम पर लोगों को बेच देता है। और इसी तरह अब उसका ये चोरी का सिलसिला चल पड़ता है। इधर वो अलग अलग वर्कर्स को रिश्वत देकर कार्गो शिपमेंट गायब कराने लगा और उधर उसमें से निकलने वाले सामान को अलग अलग लोगों को बेचने लगा। इससे उसका नेटवर्क और उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती चली गई। अब उसके पास वर्कर्स की एक बहुत बड़ी टीम थी जो कार्गो टर्मिनल में रहकर उसके लिए काम कर रही थी, और यही से शुरुआत होती है हो ला मोंग के एक मामूली ट्रक ड्राइवर से एक बहुत अमीर चोर बनने की। और उसे अब भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना
पड़ रहा था, और वो ये था कि जो कार्गो शिपमेंट वो रिश्वत देकर गायब कराता था वो बाहर से पूरी तरह सील पैक होते थे, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल पाता था कि अंदर क्या है। कभी उसके अंदर कपड़े निकलते, कभी जूते तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसलिए उसे हर बार अलग अलग नए खरीदार ढूंढने पड़ते थे, जिसकी वजह से उसे चोरी का माल बेचने में काफी परेशानी हो रही थी। तब वो फैसला करता है कि अब वो टेरेसा, जो कि अब उसकी पत्नी थी और उसके साथ शिपिंग कंपनी में काम करती थी, उसे अपनी चोरियों के बारे में बताएगा और उसे साथ लेकर काम करेगा। टेरेसा को साथ लेने के पीछे की वजह थी कि शिपिंग कंपनी के ऑफिस में टेरेसा जिस डिपार्टमेंट में थी वहाँ कार्गो शिपमेंट के डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था, जिससे ये आसानी से पता चल सकता था कि कौन सा शिपमेंट कब आने वाला है, कौन सी फ्लाइट से आने वाला है, उसे कहाँ रखा जाएगा, उसमें क्या क्या सामान है और उसकी कीमत क्या होगी। होलामोंग की बात सुनकर टेरेसा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब होलामोंग ज्यादातर कीमती शिपमेंट पर ही नजर रखने लगा, क्योंकि उसे पहले से ही उसकी लोकेशन की खबर होती थी, जहां वो अपने बंदों को रिश्वत देकर उन कीमती शिपमेंट को निकलवा लेता था। और चूंकि उसे ये पहले से ही मालूम होता था कि उस शिपमेंट के अंदर क्या है, वो उनका सौदा पहले ही कर देता था। इसका मतलब ये था कि उसके हाथ में शिपमेंट आने से पहले ही वो बिक चुका होता था। अब होलामोंग का लालच बढ़ने लगा और वो अब छोटे शिपमेंट के साथ साथ बड़े शिपमेंट भी गायब करने लगता है। जहां वो दिन भर में पहले 1 या 2 शिपमेंट चोरी करता था, अब वो 3 से 4 शिपमेंट चोरी करने लगा। पर ज्यादा शिपमेंट चोरी करने की वजह से उसे कई परेशानियां होने लगी, क्योंकि बड़े शिपमेंट में सामान काफी ज्यादा होता था और इसलिए उसे बेचने के लिए अब उसे और ज्यादा खरीदारों की जरूरत थी। अब होलामोंग के लिए अब अकेले ये सब संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। इसका मतलब ये था कि वो शिपमेंट तो ज्यादा चुरा ले रहा था, मगर सही डिस्ट्रीब्यूशन और मैन पावर न होने की वजह से वो उसे बेच नहीं पा रहा था। तब वो फैसला करता है कि वो अपनी पत्नी के सौतेले बेटे बेनी को अपने साथ शामिल करेगा। बेनी होलामोंग के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और शिपमेंट के सारे सामान बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी संभाल लेता है। अब बेनी को जरूरत थी ऐसे खरीदार की जो उसका पूरा शिपमेंट का सामान एक ही बार में खरीद ले, और इसके लिए उसने उस शिपमेंट के नकली बिल्स बनवाए और साथ ही साथ फर्जी नाम से अपने लिए विजिटिंग कार्ड भी छपवाए। अब वो जहाँ भी जाता शिपमेंट का सामान बेचने, वो वहाँ लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड देता और ये बताता कि वो एक शिपिंग कंपनी से आया है और उसका नाम जोयंग है, जिससे शॉप ऑनर को ये यकीन हो जाता कि वो एक सही आदमी से सारा लीगल सामान खरीद रहे हैं। हालांकि बेनी इस सभी शिपमेंट के सारे सामान को बहुत बखूबी और बहुत सफाई से बेच रहा था, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो रही थी वो ये थी कि बार बार शिपमेंट चोरी करने की वजह से उनके पास इतना ज्यादा सामान जमा हो गया था कि अब उसे रखने की जगह नहीं थी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शिपमेंट ज्यादा चुरा लिए गए थे, मगर सही डिस्ट्रीब्यूशन न होने की वजह से वो बिक नहीं पा रहे थे। अब इस परेशानी से निपटने के लिए होलामोंग को एक बड़ी और सेफ जगह चाहिए थी, जहाँ वो आसानी से सारा सामान रख सके और पुलिस भी उस तक न पहुँच सके। इसलिए वो 2 घर खरीदता है जो एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। एक घर में वो खुद रहने लगता है और दूसरे को वो स्टोरेज गोडाउन की तरह इस्तेमाल करने लगता है। होलामोंग ने जो 2 घर लिए थे उनके अगल बगल और भी घर थे, जहाँ उसके पड़ोसी उसे अक्सर स्टोरेज गोडाउन से सामान लाते ले जाते देखते थे। ये बात उन्हें बहुत अजीब लगती थी और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उनका पड़ोसी दिन रात यहाँ से क्या लाता ले जाता है। होलामोंग को इस बात की भनक लग गई थी, उसके पड़ोसी उसे शक की नजर से देखने लगे हैं, और तभी वो फिर से अपना पुराना पैतरा आजमाता है। वो एक एक करके अपने सभी पड़ोसियों के घर गया। उसने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ये बताता है कि वो पड़ोस में अभी अभी नए रहने आए हैं और साथ ही साथ उनके लिए तोहफे भी लेकर गया। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि उनके घर में शिपमेंट का सामान क्यों है, जिस पर उसने ये बताया कि वो शिपमेंट इंडस्ट्री में काम करता है और वो कभी कभी अपने घर को वेयर हाउस के लिए इस्तेमाल करता है। चूँकि होलामोंग अपने पड़ोसी से बहुत अच्छी तरह पेश आता है और उसकी वेयर हाउस वाली कहानी की वजह से और पड़ोसियों का उस पर से शक खत्म हो जाता है। चूँकि होलामोंग के पास डिमांड और सप्लाई सही न होने की वजह से उसके पास खरीदार कम थे और कार्गो शिपमेंट ज्यादा, इसलिए उसका दूसरा घर भी पूरी तरह से सामान से भर चुका था। और तब आता है 90 का दशक। ये वो दौर था जब अमेरिका में इंटरनेट दस्तक दे चुका था और इसी के साथ कुछ ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट भी इंटरनेट पे आ चुकी थी, जिनमें से एक थी eBay.com। eBay.com वो वेबसाइट थी जिस पर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी सामान खरीद या बेच सकता था। ये वो दौर था जब वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती थी। वेबसाइट की बस एक ही प्रायोरिटी होती थी कि
कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसके अलावा वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते थे और इसी का फायदा उठाकर हो लामोंग ने ईबे पर अपना रजिस्ट्रेशन किया और मार्केट रेट से बहुत सस्ते दामों पर अपना चोरी किया सामान बेचने लगा। अब हो लामोंग के पास कनाडा के साथ साथ पूरी दुनिया से ऑर्डर आने लगे, जिसकी पैकिंग और प्रोसेसिंग अपने स्टोरेज गोडाउन से करने लगा और देखते ही देखते उसका सेल 1 महीने में $75,000 तक पहुंच गई। और इसी तरह वो ईबे पर अपना सामान कई सालों तक बेचता रहा। अब वो जितने भी कार्गो शिपमेंट चुराता वो सब बहुत आसानी से बिक जाते थे। ये चोरी पूरे 15 साल तक चलती रही और इसमें हो लामोंग का सबसे ज्यादा जिसने साथ दिया वो थे कार्गो टर्मिनल में काम करने वाले वर्कर। वो वर्कर्स भी इसलिए इतने ज्यादा वफादार थे क्योंकि इन 15 सालों में हो लामोंग ने उनके लोन्स चुकाए, उनके हॉस्पिटल बिल भरे और वक्त वक्त पर उनकी पैसों से मदद करता रहा। और फिर 21 नवंबर 2021 की सुबह टोरंटो पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजती है। फोन पर आदमी पुलिस को ये बताता है कि उसकी कंप्यूटर स्टोर में चोरी हो गई है। ये वो चोरी थी जिसका हो लामोंग से कोई लेना देना नहीं था, मगर इस चोरी ने हो लामोंग के पूरे चोरी के ऑपरेशन को पकड़वा दिया। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर छानबीन शुरू करती है और देखती है कि ज्यादातर उस स्टोर से हार्ड ड्राइव चुराए गए हैं। पुलिस जब उन हार्ड ड्राइव के सीरियल नंबर के रिकॉर्ड्स को चेक करती है तब वो सीरियल नंबर एयरपोर्ट के चोरी हुई हार्ड ड्राइव के सीरियल नंबर से मैच हो जाती है। ये वो वक्त था जब पुलिस के हाथ सबसे बड़ी कामयाबी लग चुकी थी। अब पुलिस उस स्टोर मालिक से पूछताछ करनी शुरू करती है कि उसने ये हार्ड ड्राइव कहां से खरीदी, जिस पर वो उन्हें बताता है कि उसने ये हार्ड ड्राइव एक जोइंग नाम के शख्स से खरीदी है जो एक शिपिंग कंपनी से आया था। स्टोर का मालिक पुलिस को जोइंग का कॉन्टेक्ट नंबर भी देता है। नंबर की छानबीन करने पर पुलिस को ये पता चलता है कि जोइंग का नंबर किसी बेनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, वही बेनी जो हो लामोंग का सौतेला बेटा था। अब पुलिस बेनी का फोन सर्विलांस पे डालती है और उस पर कड़ी नजर रखनी शुरू करती है। पुलिस बेनी को उसके स्टोरेज वेयर हाउस से सामान निकालते हुए पकड़ लेती है और उस वेयर हाउस के अंदर बाकी सामान देखकर पुलिस को ये समझते देर नहीं लगती कि यही वो सामान है जो पिछले 15 सालों से पियर्सन एयरपोर्ट से चोरी हो रहा है। बेनी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद बेनी हो लामोंग का नाम बता देता है। पर पुलिस हो लामोंग को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए बजाय उसे गिरफ्तार करने के पुलिस उस पर नजर रखने लगी। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके ट्रक का पीछा किया, जहां वो शिपिंग कंपनी से एयरपोर्ट गया और वहां से कार्गो शिपमेंट अपने ट्रक में लोड करके लोगों तक पहुंचाया और चोरी किए हुए शिपमेंट अपने स्टोरेज वेयर हाउस में ले जाकर रख दिया। यही वो वक्त था जब पुलिस हो लामोंग के घर पर रेड मारती है और उसे और ट्रीजा को चोरी के सामान से भरे वेयर हाउस के साथ गिरफ्तार कर लेती है। चोरी किए हुए शिपमेंट की तादाद देखकर पुलिस हैरत में पड़ जाती है और साथ ही साथ पुलिस को उनके घर से बहुत सारा कैश बरामद हुआ, जो उन्होंने बेड के अंदर, सोफे में, सीढ़ियों के बीच और बेनी के रूम में छिपा रखा था। उस बरामद हुए कैश की कुल रकम $1.2 मिलियन निकली। अब हो लामोंग, ट्रीजा और बेनी और तीनों पर चोरी करने और चोरी का सामान रखने पर केस दर्ज होता है। ट्रायल से पहले हो लामोंग पुलिस से ये कहता है कि वो अपना जुर्म कबूल लेगा और बाकी चोरी का सामान बरामद करने में भी कोऑपरेट करेगा, मगर बदले में उन्हें ट्रीजा और बेनी को छोड़ना होगा। वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूलता है, चोरी का सामान बरामद करवाता है और उससे कमाए हुए $3 मिलियन भी वापस कर देता है। उसके इस कोऑपरेशन से पुलिस ट्रीजा और बेनी को छोड़ देती है और हो लामोंग की सजा भी 12 साल से घटाकर 2 साल कर दी जाती है। तो ये थी कहानी उस शातिर चोर की जो पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंखों में 15 साल तक धूल झोंक कर चोरियां करता रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।